सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा अष्टमी विषय सामाजिक विज्ञान पाठ एक भारतीय संविधान। पूर्व के कालांशों में अपन ने संविधान क्या है और इसकी क्यों आवश्यकता है इसके बारे में अध्ययन किया था। आज अपन भारतीय संविधान के कुछ आयाम और मुख्य लक्षण इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो भैया बहनों, जो नियमित रूप से आपके पास यह पीडीएफ यूट्यूब आ रहे हैं, इनको आप व्यवस्थित तरीके से समझें और इसके पीछे जो अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं वो अपनी अभ्यास पुस्तिका में करें। और जो भैया बहन मोहल्ला पाठशाला में जा रहे हैं वो यह अभ्यास पुस्तिका आचार्य जी से जांच भी करवाएं। भारतीय संविधान मुख्य लक्षण, जैसा कि हमें पता है हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और उससे पूर्व 1857 की क्रांति से ही हमारे यहाँ राष्ट्रवादी लोगों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और उस संघर्ष के दौरान ही राष्ट्रवादियों के मन में यह काफ़ी विचार आया था कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तब इस विशाल देश की शासन व्यवस्था कैसे होगी, क्या नियम होंगे, इस सब का विचार प्रत्येक राष्ट्रवादी के मन में था। 1939 के पश्चात यह तीव्र विचार हुआ। ब्रिटिश शासन के बाद हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश बने। लोकतांत्रिक देश क्या, जो मैंने पिछले सत्र में बताया था, जिसमें जनता के लिए और जनता द्वारा शासन हो, यानी हम अपने स्वयं के जनप्रतिनिधि चुने, वही शासन करे। तो भारतीय नागरिकों का सम्मान भी हो उसमें और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अवसर भी मिले। लोकतांत्रिक देश का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के क्या नियम हो, यह काम किसी एक व्यक्ति के वश में नहीं था। इसीलिए काफ़ी सोच विचार के बाद अपन ने पिछली बार पढ़ा था कि संविधान सभा का गठन हुआ और उसमें लगभग 300 व्यक्तियों को शामिल किया गया और 300 व्यक्ति अपने अपने विशेष क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष रहे, जो बाद में अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने विदेश में कानून की शिक्षा प्राप्त की थी, उनके जिम्मे इस संविधान के प्रारूप का जिम्मा दिया और उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। इस प्रकार अलग अलग विद्वान व्यक्तियों को इस काम के लिए नामित किया और इनके अथक 3 वर्षों के प्रयास के बाद हमारे देश का एक विस्तृत संविधान बना, जो देश आज़ाद होने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू हुआ। संविधान सभा में लगभग 300 सदस्यों ने 1946 से 3 वर्ष तक संविधान सभा की बैठकें की। क्योंकि हमारे देश में कई समुदाय हैं, अलग अलग प्रकार के समुदाय हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग संस्कृति के लोग हमारे यहाँ रहते हैं। उन सब की संस्कृति, धर्म, हर समुदाय के रीति रिवाज, इन सब को दृष्टिगत रखते हुए संविधान का निर्माण करना। उस समय जब संविधान सभा का गठन हुआ था, भारत में काफ़ी उथल पुथल हो रही थी। 563 रियासतें थी, उनमें भी ये था कि तय हो गया था कि पाकिस्तान अलग होगा। तो कुछ रियासतों के मन में भी उथल पुथल थी कि हम किधर रहें, भारत में रहें या पाकिस्तान में मिलें।
उसमें अपनी जोधपुर रियासत, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ऐसी कुछ रियासतें थी जो उस समय इधर उधर की सोच रही थी, पाकिस्तान में शामिल हो या भारत में। लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयासों से यह रियासतें भारतीय संघ में ही शामिल हुई। देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी बहुत भयानक थी। अंग्रेजों ने पूरे आर्थिक तंत्र को खत्म कर दिया था। तो हमारे देश की जो संविधान सभा बनी थी उसके सामने ये सभी मुद्दे थे, धर्म, संस्कृति, समुदाय, आर्थिक, सामाजिक, देशी रियासतों का एकीकरण, इन सभी संकटों के मुद्दे उनके सामने थे। लेकिन संविधान सभा के सदस्यों ने अपने दायित्व को पूरा करने के लिए एक ऐसे दस्तावेज का निर्माण किया जो इन विभिन्न समुदायों, धर्म, संप्रदाय, विविधता वालों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए हमारे देश के संविधान का निर्माण किया। सामाजिक आर्थिक सुधारों के लिए भी संविधान में गरीबी उन्मूलन को स्थान दिया और जनप्रतिनिधियों के चयन में भी जनता की भूमिका पे काफी जोर दिया। भारतीय संविधान के मुख्य आयामों में विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा के सदस्यों ने इन सभी चिंताओं से जूझते हुए स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे देश को एक संविधान समर्पित किया। उसका मुख्य आयाम है संघवाद। संघवाद, इसका मतलब है देश में एक से अधिक स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं। जम्मू कश्मीर जो अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इस प्रकार अलग अलग राज्य हैं अपने। संघ शासन में क्या होता है कि राज्य स्तर पर राज्य सरकारें होती है और पूरे देश की शासन व्यवस्था के लिए केंद्र में केंद्र सरकार होती है। इस प्रकार केंद्र के लिए यानी पूरे राष्ट्र की शासन प्रणाली के लिए केंद्र सरकार और स्थानीय राज्यों के लिए राज्य सरकार है। तो यह संघवाद है। तीसरी होती है पंचायत राज व्यवस्था, जो बिल्कुल छोटी इकाई अपनी जो ग्राम पंचायत है उसकी शासन व्यवस्था के लिए। तो संघ शासन में ये व्यवस्था केंद्र ही सारे देश के फैसले ले। इसके लिए प्रांतीय सरकारों की भी व्यवस्था की गई कि ताकि केंद्र निरंकुश नहीं रहे, नहीं तो निरंकुश होने के कारण वो केवल केंद्र जो फैसले लेता है वही राज्यों में लागू होते हैं। लेकिन संघवाद में ऐसा नहीं है। संघवाद में 3 सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे जो राष्ट्रहित के लिए हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। लेकिन स्थानीय राज्यों के विषय जैसे चिकित्सा है, शिक्षा है, स्वच्छता है, ऐसे मुद्दे जो स्थानीय महत्व के हैं वो राज्यों के अधीन है। इस प्रकार हमारे देश के संविधान ने ये व्यवस्था दी है कि केवल मात्र केंद्र ही फैसले नहीं ले पूरे देश के लिए, उसमें स्थानीय सरकारें भी अपना योगदान कर सकती है। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वतंत्र अधिकार है, जिसमें मैंने अभी बताया चिकित्सा है, स्वास्थ्य है, स्थानीय ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, ठीक है ना, स्थानीय कृषि है, इन सब पे। लेकिन राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर जैसे भारत की विदेश नीति है, भारत की एकता अखंडता के लिए सुरक्षा व्यवस्था है, इन सब के निर्णय लेने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनमें केंद्र और राज्य दोनों उस विषय पे फैसले ले सकते हैं। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में 3 सूचियों का निर्माण है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जिसमें संघ सूची पर केंद्र सरकार अमूमन कानून बनाती है, राज्य सूची पर
राज्य सरकारें कानून बनाती है। संविधान राज्यों को भी अपनी ताकत एवं अधिकार प्रदान करता है। यह केवल संघवाद में ही है, संघ शासित राज्यों में होता है। अभ्यास का प्रश्न, संघवाद का क्या महत्व है? उत्तर है इसका, संघवाद में केंद्र व राज्यों में अलग अलग सरकारें होती हैं। संविधान राज्यों को अपने स्थानीय महत्व के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। साथ ही राष्ट्रीय महत्व के केंद्र सरकार के कानूनों को राज्यों को मानना अनिवार्य होता है। इस प्रकार संघ शासन में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। धन्यवाद।